गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे अपने इस लेक्चर में विमीय समांगता सिद्धांत की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। विमीय समांगता सिद्धांत क्या है? अब आप देखिए, इसके नाम से ही विमीय समांगता मतलब विमाओं में समांगता, समांगी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए विमाएँ। समांगी होने का मतलब यह है कि कोई भी एक समीकरण दिया गया है, किसी भी भौतिक राशि से संबंधित कोई भी एक भौतिक समीकरण दिया गया है, अगर वह भौतिक समीकरण, जैसे कि गणित में एक सिंपल कोई अपन इक्वेशन देखते हैं कि एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है, फिर बराबर का चिन्ह होता है, फिर राइट हैंड साइड में होता है। तो ऐसे ही कोई भौतिक समीकरण दिया गया है जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष या बायां पक्ष, दोनों तरफ की विमाएँ हैं वो समान होनी चाहिए। अब अगर किसी भी एक तरफ, जैसे कि राइट हैंड साइड में एक तरफ में अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, अलग अलग खंड के रूप में समीकरण दिया गया है, जोड़ के निशान या बाकी के निशान के साथ में, तो उन सब अलग अलग खंडों की विमाएँ भी समान होनी चाहिए। अर्थात विमीय समांगता सिद्धांत का मतलब यह है किसी भी भौतिक समीकरण के लिए दोनों पक्षों की विमाएँ समान होती हैं, अर्थात समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर विमाएँ समान नहीं हैं तो आपस में न तो उनका ऐड कर सकते, नहीं सब्सट्रैक्शन कर सकते, नहीं तो जोड़ सकते, नहीं घटा सकते। तो यह है विमीय समांगता सिद्धांत। दोनों पक्षों की विमाएँ समान होती हैं आपस में। अब इसको आप मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, हमेशा ये सही होता है, ये विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार। अब विमीय समांगता सिद्धांत है वो किसी भी भौतिक राशि के भौतिक समीकरण के सही होने की जांच करता है, लेकिन उससे ज़रूरी नहीं कि हमेशा चेक करने पर वो समीकरण की विमाएँ समान हों तो वो समीकरण सही ही पाया जाए, क्योंकि विमाओं के द्वारा अपन को पता है कि अपन कोई भी कांस्टेंट है या कोई नियत राशि या कोई आंकिक मान है, गणितीय मान है कोई, उसकी विमा अपन नहीं लिखते हैं, उसकी विमा हमेशा लिखी नहीं जाती है, उसको m0 l0 t0 के रूप में ही लिखते हैं, जो विमीय समीकरण के रूप में नहीं लिखते हैं उनको। तो जो आंकिक मान है या कांस्टेंट है, नियत मान, उनका मान चेंज हो सकते हैं। तो इस चक्कर में ज़रूरी नहीं है कि वह जो विमीय समीकरण है वो सही ही हो, लेकिन अगर विमीय समांगता सिद्धांत के द्वारा कोई समीकरण गलत है तो वह समीकरण अवश्य ही गलत होगा। इस बात का कन्फर्मेशन करने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए, एक ये समीकरण दिया गया है, कोई भौतिक समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण है, जहाँ पर s है वो दूरी है, u है वो प्रारंभिक वेग मतलब वेग है, t समय है, a त्वरण है और t समय है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि इस समीकरण के सही होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर दोनों पक्षों की विमाएँ समान होनी चाहिए। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में या बाएं पक्ष में जो टर्म दे रखी है वह है s यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी m0 l1 t0, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पर ये दूरी का ही टर्म है। तो इसकी विमा हो गई है, यहाँ पर देखिए m0 l1 t0, यह s की विमा। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म दे रखी हैं, तो या तो इनकी दोनों की विमाओं को आपस को अपन को जोड़ना है, या फिर हर एक की विमा अलग अलग होनी चाहिए, और हर एक टर्म की विमा अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड की विमा के समान होनी चाहिए। अर्थात यू टी की जो विमा है वह एस के बराबर होगी और ए टी स्क्वायर की विमा वह एस के बराबर होगी। बस यहाँ पर थोड़ी सी इसकी यह कमी है विमीय समांगता सिद्धांत की। यहाँ पर देखिए 1/2 दिया गया है, इस समीकरण के लिए यहाँ पर 1/2 होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर 1/2 न हो के 2 भी होता तो भी ये समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार सही होता, 3 होता तो भी सही होता, 1/4 होता तो भी सही होता है। इसलिए एक्यूरेसी नहीं बताता है, केवल ये डिपेंडेंस बताता है कि उसकी एकदम से परफेक्ट, एकदम पूर्ण रूप से यथार्थ समीकरण के बारे में जानकारी नहीं देता है, केवल ये बताता है विमीय समांगता सिद्धांत से अप्रूव कर सकते हैं कि जो समीकरण है उसकी निर्भरता कैसी है एक दूसरे के ऊपर, जो वेरिएबल दिए गए हैं, जो चर दिए गए हैं, चर दिए गए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहली जो टर्म है वह है यू टी, तो यू और टी की विमाएँ लिखो, तो यू वेग है तो इसकी m0 l1 t-1 विमा हो गई, टी समय है तो इसकी विमा t1 हो गई। अब इन दोनों का केवल आप गुणनफल करके योग कीजिए आपस में विमाओं का। देखिए m0 l1 और t-1
और t प्लस 1, तो ये t जीरो हो जाएगा। तो m0 L0 t0 देखिए इसके बराबर है। तो ये पहला टर्म अपने चेक कर दिया। दूसरा देखिए, अब 1/2 की कोई विमा नहीं है, यहाँ पर a की विमा क्या त्वरण है m0 L1 t-2 और t स्क्वायर की विमा t2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा t-2 t2, तो बचेगा यहाँ पर m0 L1 t0। अब देखिए m0 L1 t0 m0 L1 t0, तो आपस में ये विमाएँ जुड़ सकती हैं। विमाएँ जुड़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं कि इनको जोड़ देंगे, लेकिन जुड़ने का मतलब है कि ये एक टर्म बन जाएंगी। इन दोनों को एक टर्म के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, ये m0 L1 t0 t0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा बराबर हो गई। अब अगर कोई भी सपोज कीजिए इन दो टर्म में से कोई एक टर्म तो संतुष्ट होती है, दूसरी टर्म संतुष्ट नहीं होती है, इसका मतलब वो समीकरण गलत है। अगर सपोज करो यहाँ पर 1/2 AT की पावर 3 होती है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर UT तो S के बराबर होता है, लेकिन हाफ AT की पावर 3 AT क्यूब यह S के बराबर नहीं होता, तो समीकरण गलत होता। यहाँ पर या फिर 1/2 AT ही होता तो भी ये समीकरण गलत होता। इसलिए जितनी भी टर्म जोड़ में या बाकी में दे रखी हैं उन सभी की विमाएँ समान होनी चाहिए। तो अर्थात बाएं पक्ष की विमा है वो दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, बाएं पक्ष की विमा वो दाएं पक्ष की विमा के बराबर है। ये देखिए कि यहाँ पर बाएं पक्ष की विमा है वो दाएं पक्ष की विमा के बराबर है। अब इसके अनुसार अगर ये समीकरण सही है तो ये सही होने के चांसेस हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इसके जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इनके ऊपर। अगर यह वैल्यू गलत है तो ये समीकरण सही होके भी सही नहीं होगा, ध्यान रखिए इस बात का। अगर ये विमीय समांगता सिद्धांत से गलत ही मिलता तो ये समीकरण अवश्य गलत होता। अगर विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार कोई समीकरण सही पाया जाता है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो सही हो सकता है, कन्फर्म नहीं कह सकते कि वो सही ही होगा, क्योंकि उसमें जितने भी नियतांक हैं उनकी विमाएँ अपन को नहीं ज्ञात करनी होती। तो उसके द्वारा जो नियतांक जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, जो नियतांक नहीं कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि 1, 2, 5 ई पाई, ये चेंज हो सकती हैं। ओके, अब देखिए दूसरा मैं इससे बेस्ट एक न्यूमेरिकल करता हूँ। समीकरण दिया गया है 1/2 mv² बराबर mgh, इसकी सत्यता की जांच करो। अब ये समीकरण ऐसा है और इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि mv² बराबर mgh। अब विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार तो ये दोनों समीकरण ही सही हैं, लेकिन मेरे को ये पहले से पता है कि यह है गतिज ऊर्जा और यह है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी फॉलिंग बॉडी, किसी भी गिरते हुए पिंड के लिए या गतिमान पिंड के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा समान होती हैं, तो वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर 1/2 जरूरी है गतिज ऊर्जा के लिए, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं है। तो विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार तो समीकरण सही आएगा, लेकिन ये है गलत। सही यह है, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होना ज़रूरी है और वो अपन उसका डेरिवेशन करते हैं तो तभी पता चल पाता है। तो इसलिए विमीय समांगता सिद्धांत की या विमाओं की एक कमी मानी जाती है बड़ी, कि उससे अपन जो नियत वैल्यू हैं उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। केवल निर्भरता कि आपस में, जैसे मैं कह सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा है उसकी स्थितिज ऊर्जा पर या स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा पर निर्भरता किस प्रकार से है वो बताता है, न कि एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं कि ये समीकरण सही है या गलत। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा होनी चाहिए बराबर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाओं के रूप में लिख देते हैं इसको। देखिए 1/2 mv² को विमा के रूप में लिखो तो स्क्वायर ब्रैकेट, mgh को विमा के रूप में लिखते हैं तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। अब हाफ की तो कोई विमा नहीं है, 1/2 की तो कोई विमा नहीं है, तो m की विमा और v की विमा, चूँकि v² तो v की विमा लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे m की विमा, j की विमा और h की विमा, तो इनकी विमा लिखिए। m की विमा क्या होती है m1 और v की विमा क्या होती है L1 t-1 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो L2 t-2 हो जाएगा। तो ये बन गया m1 L2 t-2, अर्थात ये वाला जो है ना हाफ mv², इसकी विमा बन गई है m1 L2 t-2। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है mgh, तो m की विमा क्या है m1, g की विमा क्या है, g भी त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है g का मान, तो g गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका मान हो जाएगा L1 t-2, तो L1 t-2 हो गया। और h क्या दूरी है तो इसका मान हो जाएगा L1, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए बन गया है m1 और L1 t-2 और ये L1, तो m1 L2 t-2 ये बन गया। तो देखिए ये वाली विमा और ये वाली विमा, ये गतिज ऊर्जा वाली विमा है ये वाली, और ये स्थितिज ऊर्जा की विमा, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण है
वह हमारा विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार सही है। अब देखिए, अपन ने मात्रकों के बारे में जानकारी ले ली और कितने प्रकार से मात्रकों को लिख सकते हैं, CGS, FPS, MKS, SI, इनके बारे में जानकारी ले ली। विमीय समांगता सिद्धांत के बारे में जानकारी ली तथा विमाओं को लिखते कैसे हैं उनके ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया है कम्प्लीटली। अभी उन विमाओं का विश्लेषण करते हैं और इनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। अपन को पता है, अपन ने डिस्कस किया है कि कोई भी भौतिक राशि है, सपोज कीजिए भौतिक राशि, सपोज मैं लिखता हूँ F, तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? बल क्या होता है? किसी भी m द्रव्यमान के ऊपर बल लगाने पर उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है तथा वह जो बल अप्लाई किया गया बल है वह उस द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। तो F बराबर ma, तो यह एक भौतिक समीकरण है। इस भौतिक समीकरण का देखिए यहाँ पर m बराबर, मैं सपोज कर देता हूँ 5 किलोग्राम और a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये एक भौतिक राशि है, ये एक भौतिक राशि है, सॉरी भौतिक वेरिएबल है, राशि है। तो इसका मान कैसे होगा? एक तो 5 और 1 किलोग्राम, दो चीज़ों से मिलके बना, अर्थात n और u। n तो क्या है? न्यूमेरिकल, n वैल्यू 5, आंकिक संख्या, तो ये 5, तथा u का मतलब है विमा, तो किलोग्राम, अर्थात m की जो मात्रक है वो किलोग्राम है, तो m का मात्रक है किलोग्राम और कितना है? वह न्यूमेरिकल वैल्यू 5 किलोग्राम। ऐसे ही a का जो आंकिक सवाल मान है वो 10 और a का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब मुझे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको विमीय रूप में लिखना है। तो विमीय रूप में अपन कैसे लिखेंगे? m0 L1 t-2 ऐसे। अब ये मीटर प्रति सेकंड है, जरूरी नहीं कि मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में ही लिखूं, क्योंकि मात्रकों को मैं CGS और FPS में भी लिख सकता हूँ। अब मीटर को एक काम करते हैं, मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, तब इसका मान क्या होगा? तो इसका मान चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको मीटर को इंच में या फिट में बदल दूं, सपोज करूँ कि मुझे त्वरण है वो फीट प्रति सेकंड स्क्वायर चाहिए होता है, या मुझे इंच प्रति सेकंड स्क्वायर चाहिए होता है, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चाहिए होता है, तब वो मान 10 नहीं होगा, वो परिवर्तित होकर कुछ और हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये a है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, m बराबर 5 किलोग्राम है, तो 5 है वो n है और किलोग्राम है वो है u। तो कोई भी भौतिक राशि है उसको अपन दो चीज़ों से मिलके लिख सकते हैं। q कोई भौतिक राशि है और वह n और u से मिलके बनी है। n है न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक सवाल, आंकिक वैल्यू मान, और u है यूनिट या मात्रक। अब इस विमीय विश्लेषण का जो अपन ने यूज किया है और विमीय समांगता सिद्धांत का प्रयोग, तो इनके कुछ उपयोग हैं। तो विमीय विश्लेषण विधि जो है, विमाओं के द्वारा जो अपन विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके तीन उपयोग हैं यहाँ पर मुख्यतः। तो तीन उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मात्रकों का रूपांतरण, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मात्रकों का रूपांतरण, अर्थात जो मात्रक होते हैं उनके मान एक निकाय से दूसरे निकाय में बदल सकते हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा ना कि मैं कहूँ बल, फोर्स है, तो फोर्स का मान सपोज मैं बोलूँ 5 न्यूटन, तो 5, अब मुझे इसको डाइन में लिखना है, डाइन, तो डाइन में लिखूँगा तो ये 5 न्यूटन नहीं आएगा, ये कुछ संख्या और होगी, तो वो मेरे को ज्ञात करना है। ऐसे मैं कहूँ मैं कहूँ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब मुझे ऐसा नहीं लिख के इसको लिखना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये संख्या कुछ और होगी। जैसे मैं कहूँ कि इसी को मुझे लिखना है फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसमें 10 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही है, लेकिन तो अपन एक पद्धति से या एक सिस्टम से दूसरी पद्धति या सिस्टम में मात्रकों का रूपांतरण कर सकते हैं। विमीय विश्लेषण विधि का, जो विमाओं का विश्लेषण करके ये यूज कर सकते हैं। दूसरा विमीय विश्लेषण विधि है, इसका प्रयोग करके अपन विमाओं के संतुलन की जांच कर सकते हैं। कोई भी भौतिक समीकरण है उसकी विमाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अपन ने कहा कि F बराबर ma, तो यह F बराबर ma सही है या नहीं है, ये कितना होना चाहिए, ये विमीय विश्लेषण विधि जो है उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कमी है, अगर मैं लिखूँ F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू 1/4 ma, F इज इक्वल टू 1/2 ma, ऐसे लिखूँ,
तो विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा ये तीनों ही मान सही हैं, क्योंकि यहाँ पर ए का एक इनडायरेक्ट रूप से छुपा हुआ है, हिडन है, यहाँ 1/4 1/2, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनकी कोई विमाएँ नहीं होती हैं। तो केवल विमाओं का संतुलन सही है, ये समीकरण सही है या नहीं ये नहीं पता कर सकते अपन। तो यहाँ पर विमीय जो संतुलन है उसकी जांच कर सकते हैं किसी भी भौतिक समीकरण के लिए। दूसरा लाभ ये है। तीसरा ये है कि विभिन्न भौतिक राशियां हैं उनके बीच में संबंध बता सकते हैं। जैसे यहाँ जो भौतिक राशियां उनके बीच में संबंध बता सकते हैं तीसरे समीकरण में। जैसे मैं कहूँ कि F बराबर ma, तो इसका मतलब क्या है कि F है वह m के समानुपाती होता है, F है वह त्वरण के समानुपाती होता है। कि किसी भी द्रव्यमान का मान जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस पर लगाने के लिए बल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मोमेंट के लिए, त्वरण ज़्यादा करने के लिए बल ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही मैं कहूँ कि देखिए कि y बराबर अक्ष स्क्वायर, तो अगर अक्ष कोई अलग वेरिएबल है जो y अलग वेरिएबल है, जो चूँकि ये ना y है वो अक्ष पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर देखें एक प्रकार से, तो अपन इनके बीच में संबंध बता सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि अक्ष और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में आ गया है, परवलय आकार में यह ग्राफ होगा। तो परवलय आकार में ग्राफ कैसे होगा कि यहाँ पर देखिए y है वो y अक्ष पर, और अक्ष को प्लस और माइनस दोनों मान ले सकते हैं, लेकिन अक्ष के प्लस और माइनस दोनों मान लेंगे तो लेकिन वो पॉजिटिव ही आएंगे। अक्ष का मान अक्ष होगा तो भी पॉजिटिव, और अक्ष का मान माइनस अक्ष होगा तो भी पॉजिटिव होगा। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान है। तो ये इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा पैराबोलिक रूप में। तो अपन ने बता दिया y और अक्ष के बीच में जो रिलेशन है वो पैराबोलिक फॉर्म में। अब देखिए y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर ax और वाई स्क्वायर बराबर x, ये तीनों एक ही बात है। विमीय के विश्लेषण विधि के द्वारा अपन बता सकते हैं कि तीनों में ही ये विमीय संतुलन की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर 4ax है, यहाँ पर केवल a है, यहाँ पर 1 है। तो तीनों की इक्वेशन एक जैसी लिख रही हैं, लेकिन उसके मान अलग हो सकते हैं। लेकिन जो ग्राफ का जो रूप आएगा, जो पैटर्न आएगा वो एक जैसा ही आएगा। उसमें ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ग्राफ का पैटर्न है वो पैराबोलिक या परवलय आकार में ही आएगा। तो विमीय विमीय विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए अपन विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में पहला एप्लीकेशन देखते हैं विमीय विश्लेषण विधि का। जो विमीय विश्लेषण विधि है इसका पहला उपयोग है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्राओं का रूपांतरण या परिवर्तन। कि कोई भी एक सिस्टम या निकाय दिया गया है उसके द्वारा उसको दूसरे सिस्टम या निकाय में ज्ञात करना है, और इसमें यूज करेंगे अपन विमीय विश्लेषण विधि का। चूँकि अपन को पता है कि कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को अपन Q बराबर NU के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर NU, जहाँ पर N है वो है आंकिक नंबर और U है वो है यूनिट या मात्रक। तो दो निकाय हैं, एक निकाय दिया गया है, दूसरा निकाय में मान ज्ञात करना है। मैंने जैसे बताया ना कि अभी कि त्वरण है, अगर त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है तो अब इसका मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करो, या सेंटीमीटर प्रति मिली सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करो, या फिर सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात करो, या सेंटीमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में ज्ञात करो, या फिर इसको फुट प्रति सेकंड में स्क्वायर में ज्ञात करो, या फुट प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात करो। किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में मात्रक को बदल सकते हैं। तो एक निकाय में भौतिक राशि Q का मान है वह N1U1 दिया गया है। 1 निकाय प्रथम के लिए यूज़ कर रहे हैं, N1U1 दिया गया है। चूँकि N1 आंकिक मान है और U1 उसका मात्रक है, तो U1 को विमा के रूप में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में लिख दिया। अब देखिए U1 क्या है, उस भौतिक राशि का जो मात्रक है उसको लिखेंगे विमा के रूप में। तो विमा के रूप में अपन यहाँ पर MLT के रूप में लिखते हैं, मास लेंथ एंड टाइम। तो M1 L1 T1 उसके जो मान है उसके लिख दिए। चूँकि अपन को पता नहीं है उसकी विमीय मान कितने हैं तो उसको अपन ABC के रूप में लिख देते हैं। तो इसका जो विमीय समीकरण है U1 का वो हो गया है M1A
L1B और T1C वी में समीकरण ये। अब दूसरा जो सिस्टम है पद्धति जिसमें मान ज्ञात करना, भौतिक राशि तो वही रहेगी, बल है वो CGS पद्धति में भी बल रहेगा, MKS पद्धति में भी बल रहेगा और FPS पद्धति में भी वो बल ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो चूँकि भौतिक राशि तो वही रहेगी, तो भौतिक राशि का मान Q है और दूसरी पद्धति में उसके मान N2 U2 है, जहाँ पर N2 आंकिक मान है और U2 मात्रक है। चूँकि आंकिक मान भी बदल जाएगा और उसका मात्रक भी बदल जाएगा, उसको विमा के रूप में लिखेंगे। तो N2 विमीय समीकरण U2। अब U2 का मान क्या होगा, उसका विमीय समीकरण लिखिए तो हो जाएगा M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। अब देखिए आपके पास में दोनों निकायों के अंदर विमीय सूत्र के मान आ गए हैं। चूँकि भौतिक राशि एक ही है इसलिए दोनों निकाय हैं उनमें भौतिक राशि बराबर ही होगी, अर्थात Q का मान दोनों के लिए बराबर ही होगा। तो Q बराबर N1U1 और Q बराबर N2U2, इसका मतलब Q बराबर N1U1 बराबर N2U2, अर्थात N1U1 बराबर N2U2। ये चीज़ अपने पास आई यहाँ पर। ओके, अब N1U1 बराबर N2U2 है तो U1 का मान रख दीजिए और U2 का मान रख दीजिए। तो देखिए N1 क्या है, दिया गया है, N1 अपन को आंकिक मान दिया गया है किसी प्रथम निकाय में। तो N1 M1 L1 N1 M1 A1 L1 B1 T1 C, ऐसा है, A1 नहीं है। हाँ, तो ये आ गया N1 बराबर N1 इंटू M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C, ऐसे ही बराबर N2 M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C, ये आ गया दोनों। अब अपन को मान ज्ञात करना है उस भौतिक राशि के आंकिक मान का। तो N2 बराबर यहाँ से देखिए N2 बराबर N1U1 बटे N2U2, यहाँ पे देखिए ऐसा लिखेंगे N2 बराबर N1U1 बटे U2, ऐसे U1 बटे U2। अब U1 का विमीय समीकरण और U2 का विमीय समीकरण लिख दीजिए। तो देखिए N2 बराबर N1 M1 ये है और M2 ये है, तो दोनों का भाग देंगे तो आपस में कॉमन ले लेंगे पावर A को, तो M1 बटे M2। तो N2 बराबर N1 इंटू M1 बटे N2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर B T1 बटे T2 की पावर C। यह है सॉल्यूशन। किसी भी भौतिक राशि को अगर मैं एक निकाय से दूसरे निकाय में बदलता हूँ तो आप देखिए कि मैंने जो समीकरण लिखा है वो यह है, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C, ये वाला मान दिया गया। अब आपको उस भौतिक राशि को जब इसका मान चेंज करना है उसकी विमा पत्तियाँ होनी चाहिए और किस निकाय से किस निकाय में बदलना है वो पता होना चाहिए, तो उसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा सवाल कहूँ मैं कि वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है वेग, इसको आपको, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मात्रक देखिए, मात्रक से आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर मीटर और सेकंड दे रखा था, कौन सा मात्रक है, MKS। अब इसको आप CGS पद्धति में बदलिए। तो CGS पद्धति में कैसे बदलेंगे, CGS पद्धति में बदलने का तरीका क्या है कि MKS जहाँ पर मीटर है उसको सेंटीमीटर कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही होगा। तो अब ये आंकिक मान कितना होगा, अब देखिए इसको ज्ञात करने का तरीका। अपने पास में सूत्र दिया गया है N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। तो 5 मीटर प्रति सेकंड वेग को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, या फिर वेग का मान जो है वो MKS में दिया गया है और CGS में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो 1 वाली कैटेगरी में आएगा, N1U1 वाली कैटेगरी में आएगा। तो देखिए दिया गया है तो V बराबर N1U1 सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि Q का मान V है, यहाँ पर भौतिक राशि है वो V है, वेग है, तो Q बराबर V। तो ये है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ पर N1 का मान क्या है 5 और U1 का मान क्या है मीटर प्रति सेकंड। और अभी आपको ज्ञात क्या करना है,
ज्ञात करना है। v बराबर n2u2, तो n2 का मान तो आपको ज्ञात करना है और u2 क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बता दे, मैं इसमें सीजीएस प्रति में आता है। ओके, तो देखिए अब आप n2 बराबर n1 m1 l1 की पावर a, सॉरी m1 m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b, t1 बटे t2 की पावर c। ये अब वेग जो है, वेग का विमीय सूत्र लिखिए। तो वेग का विमीय सूत्र कितना होता है, m0 l1 t-1, ये होता है वेग का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर देखिए वेग के विमीय सूत्र से जो ए बी सी के मान है वो पता चल गए। तो ए का मान क्या है, यहाँ पावर m की पावर a है, तो m की पावर यहाँ पर 0 है, तो a बराबर 0। l1 या 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। l की पावर क्या है b, तो b का मान यहाँ पर कितना है 1, तो 1 हो गया। यहाँ पर t की पावर कितनी है c, और यहाँ पर कितनी है -1, ये पता चल गया। तो यहाँ पर ए बी सी के मान पता चल गए। अब देखिए अपन मान ज्ञात करते हैं। n2, n1 का मान कितना है 5 देखो ये दिया गया। और m1 मतलब द्रव्यमान का मान। तो द्रव्यमान MKS पद्धति में किस में होता है, किलोग्राम में, तो द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में। और CGS पद्धति में होता है ग्राम में, जिसमें ज्ञात करना है। ओके, और A की पावर कितनी है, A की पावर अपन ने ज्ञात कर ली है 0, ठीक है। फिर L1 लंबाई, तो MKS पद्धति में लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, और सीजीएस पद्धति में लंबाई किस में नापते हैं, सीजीएस में ज्ञात करना अपन तो किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। और उसका मान कितना दिया गया है, b का, क्योंकि पावर b है तो b का मान है 1, और ये सेकंड में नापते हैं और बटे सेकंड में इसकी -1। तो ये आ गया है। मात्रक इसका लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो पावर ही 0 है, तो किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। और साथ में मैंने बताया भी था कि 0 की पावर 0 और इन्फिनिट की पावर 0, ये हैं अनिर्धारित रूप, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एल हॉस्पिटल नियम का पालन करते हैं। गणित में आप पढ़ेंगे इसको। ओके, तो देखिए इस पूरी संख्या का मान, कुछ भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसकी पावर 0 है तो ये ऑटोमेटिक सारी संख्या ही 1 हो गई है। ओके, सेकंड और सेकंड दोनों एक जैसे हैं तो कट गए। अब एक और एक की पावर भी चाहे कुछ भी हो, एक की कोई भी पावर हो, उसका मान भी नॉर्मली एक की पावर इन्फिनिट को भी अपन अनडिटरमाइंड रूप से मानते हैं, लेकिन यहाँ पर -1 है तो इसको मान भी 1। अब बचा क्या है, मीटर और सेंटीमीटर, तो इसको एडजस्ट कीजिए। तो देखिए 5 गुणा 1, इसका मान 1 आया, गुणा इसका मान सेकंड वाले का भी 1 आया। अब मीटर और सेंटीमीटर, अब कुछ दे नहीं रखा है तो इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर अपने आप में 1 ही मीटर 1 ही सेंटीमीटर है। ओके, तो दोनों को एक जैसा बना दीजिए ताकि इनके मात्रक आपस में कट जाएं। तो मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर बना दीजिए। तो नीचे सेंटीमीटर है तो इसको ऊपर मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब ये भार मात्रक है सेंटीमीटर cm पर सेकेंड। ओके, अब देखिए इसका मान सोल्व कीजिए। 5 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 100, तो ये आ गया अपने पास में 5 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात जो वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है MKS पद्धति में, उसको अपन 500 सेंटीमीटर पर सेकंड से लिख सकते हैं CGS पद्धति में। अभी आप घर पर एक बार ट्राई करना है इसके बारे में स्टूडेंट, कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फुट पर सेकंड में, अर्थात जो 5 मीटर पर सेकंड का वेग है उसको मैं फुट पर सेकंड में लिखना चाहूँ तो वेग कितना होगा, ये ट्राई करना। अर्थात आपको जो n2 है वो फुट के रूप में ज्ञात करना है, तो उसका मान आप ट्राई कीजिएगा, फिर कल अपन इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।